ग्रंथ की रचना हुई है। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि इसका काल क्या है। आपको अगर पता होगा तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि स्मृति ग्रंथों की रचना का कौन सा काल है। मैं बता दूं आपको, द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी से लेके यह मध्यकाल पूर्व मध्यकाल तक का समय है, उसके बीच का समय है इसमें स्मृति ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो अगर आपको ये भी पता होगा कि किसने मनुस्मृति को, है ना, ट्रांसलेट कराया था अंग्रेजी में, आपको पता होगा। नहीं पता हो तो इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्मृति ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो जो मनुष्य है उसके जो संपूर्ण जीवन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो संपूर्ण जीवन में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उन्हीं की जानकारी हमारे को स्मृति ग्रंथों से प्राप्त होती है। मतलब जो भी क्रियाकलाप होंगे मनुष्य के जीवन में, वो संपूर्ण जीवन में जो भी वो करता रहता है, उससे संबंधित जितने भी ज्ञान और नियम है वो सब हमें स्मृति ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये स्मृति ग्रंथ है, एक तो आपको पता होगा मनुस्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, ये आपको पता होगा। उसके बाद जो द्वितीय सबसे प्राचीन स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति है, तो हम उनको देखते हैं। ठीक है, उनके बाद उनके अंदर क्या है, हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, तो हम देखते हैं उनकी रचना काल क्या है। देखिए, स्मृति ग्रंथों की रचना के पश्चात जो सूत्र साहित्य है, सूत्र साहित्य के बाद ही स्मृति ग्रंथों की रचना हुई है। और इनको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। जो स्मृति ग्रंथ है उनको धर्मशास्त्र कहते हैं। जो इनकी रचना का काल है, जो स्मृति ग्रंथों की रचना का काल है, तो मैंने आपको बताया द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी से लेके पूर्व मध्यकाल तक इनका रचना काल है। ठीक है, तो कितना है, द्वितीय ईसा पूर्व के बीच से लेके शताब्दी के बीच से लेके पूर्व मध्यकाल तक का जो समय है, काल है, उसके बीच इनकी रचना हुई है। ठीक है, जो मनुस्मृति है, आपको पता है मनुस्मृति सबसे पुरानी है। ठीक है, तो जो मनुस्मृति है वो 200 ईसा पूर्व इसके रचना काल है। 200 ईसा पूर्व, आपको पता है ईसा पूर्व उल्टा चलता है, पहले 400 आएगा, फिर 300 आएगा, इस क्रम में चलता है। तो पहले 200 ईसा पूर्व इसकी हुई है, और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसकी 100 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, तो जो मनुस्मृति है वह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें जो इसकी जो रचना मानी जाती है, जिस समय ये रचा जा रहा था मनुस्मृति, उस समय माना जाता है कि शुंग वंश का शासन था। ठीक है, तो इसको शुंगकालीन स्मृति भी बोला जाता है। अगर ये बोलते कि शुंग काल में जो रची गई स्मृति है वो कौन सी है ना, ये मनुस्मृति किस काल में रची गई है ना, तो ये आप बता सकते हैं किस समय में रची गई है, ये भी आप बता सकते हैं, आपको पता चल गया। ठीक है, तो शुंग काल के समय ही मनुस्मृति की रचना हुई है। इसी कारण इसमें शुंगकालीन, जो शुंग काल था वो आपको पता है द्वितीय ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में थे। तो शुंगकालीन की जो शुंगकालीन उस समय की स्थितियाँ थी, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक, जो भी स्थितियाँ थी, उनकी जो जानकारी हमारे को प्राप्त होती है वो हमारे को मनुस्मृति से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो ये मनुस्मृति है उसको जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया था, जो किसने कराया था, अगर ये प्रश्न पूछ ले कि मनुस्मृति का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, उन्होंने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया था, जिसके बाद इसका नाम पड़ा द जेंटो कोड। ठीक है, तो ये मनुस्मृति है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया, तो बंगाल के जनरल गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने कराया था। और उसके बाद जब अनुवाद हो गया इसका अंग्रेजी में, तो इसका नाम पड़ा द जेंटो कोड। ठीक है, GENTO जेंटो। ठीक है, कोड। तो ये आपको पता चल गया किसने कराया, अगर प्रश्न पूछ ले तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या है। जो याज्ञवल्क्य स्मृति है ये एक बहुत बड़े ऋषि थे। ठीक है, जो उनकी स्मृति है उसमें हमें ये भी अति प्राचीन मानी जाती है याज्ञवल्क्य स्मृति। और आपको पता है जो स्मृति ग्रंथ है ना, उनके अंदर धर्मशास्त्र आते हैं
और पुराण आते हैं। जो स्मृति ग्रंथ है उनके अंदर धर्मशास्त्र और पुराण आते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको आपको पता है धर्मशास्त्र पुराण बहुत ही प्राचीन है, इस करके इनको भी प्राचीन काल के ही मानी जाती है, ठीक है। जो मनुस्मृति के, मैं बता दूं आपको, मनुस्मृति है उसके प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। भाष्यकार का मतलब होता है कि किसी भी मुश्किल ग्रंथ पर उसका बहुत ही आसान शब्दों में व्याख्या कर देना, विस्तार पूर्वक व्याख्या कर देना, ऐसी व्याख्या कि जो हर एक व्यक्ति को समझ आ जाए, उसी को भाष्यकार कहते हैं और उसी को भाष्य कहते हैं, महाभाष्य कहते हैं। या जैसे पहले भी कई विद्वानों ने, हम आगे भी पढ़ेंगे और पहले भी पढ़ चुके हैं, तो महाभाष्य लिखा हुआ है। तो महाभाष्य या भाष्य का मतलब यही होता है, अर्थ यही होता है कि किसी भी बहुत ही गूढ़ रहस्य, गूढ़ शब्दार्थों वाली कोई भी ग्रंथ हो, अगर उसको विस्तृत रूप में आसानी भाषा में व्याख्या कर दिया जाता है तो उसको भाष्य कहा जाता है, ठीक है। तो जो मनुस्मृति के जो भाष्यकार हैं वो कौन कौन से हैं? मेधतिथि पहले भाष्यकार हैं जिन्होंने मनुस्मृति पे भाष्य लिखा, जिसकी व्याख्या की है, ठीक है। गोविंदराज दूसरे भाष्यकार हैं और कुल्लू भट्ट ये तीसरे भाष्यकार हैं, ठीक है। तो मनुस्मृति के दो भाष्यकार हैं। अगर कभी आ जाए इनका नाम दे दें, जैसे कि मानो ये भाष्यकार है मेधातिथि, ठीक है, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, और इनसे पूछ ले कि इन्होंने किस ग्रंथ पे भाष्य लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि मनुस्मृति पे लिखा है, ठीक है। अब ये याज्ञवल्क्य स्मृति है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसके जो भाष्यकार हैं, इन्होंने टीका कहो या भाष्य कहो सेम ही बात है, वो व्याख्या ही करते हैं। इसमें इसको जो टीका अगर बोल दें तो उसमें यही बोलेंगे कि मुश्किल या कलिष्ठ शब्दों का सरलता से व्याख्या करना, ठीक है। तो इसके जो याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार हैं वो कौन है? विश्व स्वरूप है पहला, ठीक है, विज्ञानेश्वर है दूसरा, और अपराक है, ठीक है, तीन है। जैसे कि इनका नाम दे दे और पूछ ले कि किसका भाष्य किया है इन्होंने, है ना, किस ग्रंथ में भाष्य लिखा है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति पे, ठीक है। अब देखिए जो विष्णु स्मृति है, ठीक है, यह श्लोक में लिखी है, ये किसी और शैली में लिखी है। इसके अलावा जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं वो सारे श्लोक में लिखे गए हैं और जिनकी भाषा लौकिक संस्कृति है, ठीक है। तो विष्णु स्मृति श्लोक में नहीं लिखी गई, इसके सिवा जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं उन सब की रचना किसमें श्लोके में हुई है और उनकी जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत है, ठीक है। स्मृतियों में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के नियम गए हैं। देखिए जो स्मृति ग्रंथ है उनमें क्या क्या है, अलग अलग जो वर्ण व्यवस्था में राजा होते थे, ठीक है, उनके क्या नियम थे, जो अधिकारी होते थे उस समय, जो बड़े से छोटे पद पे जो भी अधिकारी होते थे उनके लिए जो भी नियम है दिए गए हैं, बनाए गए हैं, उन सब का जो वर्णन है वो किसमें मिला है हमें? उन सब का वर्णन हमारे किसमें मिलता है? स्मृति ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित होगी स्मृति ग्रंथ? एक तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन के कर्मकांड से, कार्य क्रियाकलाप से संबंधित हो गए, और उसके बाद ये राजाओं और पदाधिकारियों के जो भी कर्तव्य से संबंधित नियम थे वो भी हमारे किसमें मिलते हैं? स्मृति ग्रंथों में मिलते हैं। तो ये स्मृति ग्रंथ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो नारद स्मृति है, आपको पता है नारद की स्मृति है, नारद स्मृति है उसे हमें गुप्त युग के बारे में, जो गुप्तकालीन समय था, जब गुप्त शासक शासन करते थे, तो उस समय का जो भी मतलब व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमारे को नारद स्मृति से मिलती है। तो आज आपने देख लिया, क्या क्या देखा हमने? स्मृति देखा, स्मृति में क्या चीज आती है वो देखा हमने, इनकी रचना कितने से कितने पूर्व हुई है, तो द्वितीय ईसा पूर्व से लेके पूर्व मध्य काल तक हुआ है, ठीक है। इनके जो काल है, मनुस्मृति का जो काल है, रचना काल है वो 200 ईसा पूर्व है, याज्ञवल्क्य की 100 ईसा पूर्व है, ठीक है। और जो मनुस्मृति है उससे हमें मुख्य किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी मिलती है, ठीक है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति ये भी पुराना स्मृति ग्रंथ है, और विष्णु स्मृति को छोड़ के बाकी सारे जो स्मृति ग्रंथ है वो श्लोकों में है, और इनकी जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत है, ठीक है। जो मनुस्मृति को जो ट्रांसलेट कराया, किसने कराया? ये वारेन हेस्टिंग ने कराया था, ठीक है, जो बंगाल के जनरल गवर्नर थे,
और ट्रांसलेट कराने के बाद इसका नाम क्या पड़ा था, द जेंटो कोड। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर कोई कमी है तो मैं उसमें सुधार जरूर करूँगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मेरी आलोचना होगी तो मुझ में ही सुधार होगा। ठीक है, तो क्योंकि आलोचना मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो उसमें कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए आलोचना जरूरी है। अगर मेरे टीचिंग में या किसी में भी आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको करा दूँगी। अगर आप बोलेंगे कि NCERT की वीडियो भी लेके आएँ तो मैं NCERT की भी प्राचीन काल से इसके साथ ही शुरू कर दूँगी, तो आपको दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए या IAS PCS हो, उससे जो बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साहित्यिक स्रोत पढ़ा रही हूँ, साहित्यिक स्रोत में आपको पता ही है अपने आप ही में इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोई IAS PCS है ना, SSC कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो अभिलेख हो या कोई भी शिलालेख हो, इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपने अगर वो सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो जाकर देखिए मेरे चैनल पे, आपको सारी की मिल जाएगी। जितने भी मैंने 8-9 वीडियो बनाई हैं अभी साहित्यिक स्रोतों पे, एक-एक को मैंने बहुत विस्तृत रूप में पढ़ाया, ताकि आपका कोई भी, देखिए पढ़ने का आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जो रिजल्ट बताता है वो आपको ज्ञान के वो बताता है कि आपको कितना ज्ञान है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही विस्तृत रूप में जानते हैं तो आपको प्रश्न नहीं छूट सकता।